हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेंद्र आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्लेनर पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में। फ्रेंड्स, मैंने पंचवर्षीय योजना पे बहुत मेहनत किया और इसको बनाने में बहुत टाइम लग गया और मैंने कम से कम लगभग 10-12 की बुक से इसको संकलित किया है फ्रेंड्स। और ऐसा क्लास आप लोगों को देखने के यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत किया और बहुत ही आकर्षक और रोचक इसमें सब तथ्य हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं। पंचवर्षीय योजना का जो आयोग था उसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। इसके अध्यक्ष थे नेहरू और इसके उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल। तो फ्रेंड्स, योजना आयोग का पूछ देगा कि गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को। इसके पूछता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, नेहरू, और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं और किसका मॉडल था, किस पे आधारित है और प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर जोर दिया गया था। फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। और एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस और दरोगा और ग्रुप डी, एनटीपीसी आदि सभी क्लासों में संकलित है, मतलब एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आइए फ्रेंड्स, हम लोग आगे देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना को टाइम है 1951 से 1956। प्रथम पूछ देता है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब चली है। ऑप्शन दे देता है 1951, 1956, ऐसे कई ऑप्शन देता है, तो आप इसको ध्यान में देख लीजिएगा। प्रथम पंचवर्षीय 1951 से 1956 है। जब प्रथम पंचवर्षीय योजना जब लागू हुई थी तो भारत के सामने 3 विकट समस्याएं थी। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय 3 ऐसी बहुत गहरी समस्या थी। पहली समस्या क्या थी कि शरणार्थियों का तेज़ी से बढ़ता हुआ प्रभाव, मतलब शरणार्थी प्रवाह, मतलब भारत में जो पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश है, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग आते थे भारत में बसने के लिए, बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से। तो भयंकर खाद्य अभाव और बढ़ती हुई स्फीति हो गया। मतलब जब लोग आएंगे तो वहाँ पे खाद्य की कमी हो जाएगी, खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। और भारत मतलब 30 विश्व युद्ध तो हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था भारत का। और उसी टाइम द्वितीय विश्व के बाद फिर भारत का विभाजन हो गया पाकिस्तान में। विभाजन कब हुआ? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया। और द्वितीय विश्व कब हुआ था? 1939 से 1945 तक। तो इस समय जो द्वितीय विश्व युद्ध और पाकिस्तान के समय जो जितने हम लोगों को खर्चा हुआ था, मतलब जो अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी, उसको फिर पुनः उत्थान करने के लिए, पुनः फिर उसको बढ़ाने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना लाई गई। और इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, फिर किस मॉडल पर आधारित है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। ये पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था, इसको हम लोग याद करेंगे कि पहली बार जो कोई काम करता है तो बहुत हैरान हो जाता है। तो देखिए, ह से हैरान, मतलब हैराल्ड डोमर मॉडल, पहली पंचवर्षीय योजना। कोई भी काम आदमी करता है तो घबरा जाता है, हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। इसको इस तरह याद कर सकते हैं, पहली बार कोई चीज़ करता है हैरान हो जाता है, हैराल्ड डोमर मॉडल। फिर इसका जो मुख्य उद्देश्य था, कृषि एवं सिंचाई परियोजनाओं पर आधारित था। तो इसका मतलब जो मुख्य उद्देश्य था पहली पंचवर्षीय योजना, कृषि को बढ़ावा देना, और जो कृषि को बढ़ावा देना और सिंचाई के लिए, कृषि को सिंचाई के लिए परियोजनाएं बनाया गया था। तो कृषि कैसे लाभ हो सकता है सिंचाई के लिए? कृषि करने से मोस्ट इम्पोर्टेंट उसको सींचना होता है। तो इस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था, लक्ष्य था कि हमको इतना करना है। लक्ष्य एक बनाया गया था 2.1%, लेकिन इस प्राप्त हुआ 3.6%, मतलब ज़्यादा प्राप्त हो गया। तो ये पंचवर्षीय योजना पूर्णतः सफल रही। कृषि पर कार्य किया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना पर और सिंचाई पर, तो ये पंचवर्षीय योजना पूर्णतः सफल रही। आइए हम लोग इसके बारे में और आगे देखते हैं। इस पंचवर्षीय योजना के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और 3 मुख्य कार्य किए गए थे। प्रमुख कार्य इसमें थे भाखड़ा नांगल और दामोदर घाटी और हीराकुंड बांध बनाए गए थे सिंचाई के लिए। फ्रेंड्स, बांध बनाए गए थे। देखिए, ये वाला है भाखड़ा नांगल, ये है डैम, और ये है आपका दामोदर घाटी, ये, और ये वाला हीराकुंड है। फ्रेंड, बहुत मेहनत हुआ इसको बनाने के लिए, लास्ट तक बने रहिएगा। तो इस जो तीनों परियोजना थी, इन परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा, इन जो परियोजनाएं थी, क्योंकि बहुत ही विकास हुआ इन परियोजनाओं से और ये परियोजना अब तक भी चली आ रही है। तो पहली पंचवर्षीय योजना की प्रस्तावना जो था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब पूछ देगा पहली पंचवर्षीय योजना का प्रस्तावना किसने घटा था, तो पहली पंचवर्षीय योजना का प्रस्तावना
के.एन. राज ने इसका गठित किया था। के.एन. राज ने पहली पंचवर्षीय प्रस्तावना गठित किया गया था। के.एन. राज ने गठित किया था। इस पंचवर्षीय योजना में 2 अक्टूबर 1952 में यूएसए के सहयोग से सामुदायिक विकास कार्यक्रम किया। पूछ देगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1952 में यूएसए के सहायता से, मतलब रूस के सहायता से सामुदायिक विकास आरंभ किया गया था। और इसमें 5 आईआईटी कॉलेज खोले गए थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत 5 आईआईटी कॉलेज भी खोले गए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है। अब हम लोग देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई। एक भी तथ्य अब बाहर नहीं जाएगा इससे, प्रथम पंचवर्षीय योजना से। आप कहीं भी किताब में कहीं देख लीजिए, इतना अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक बार दूसरे चैनल को भी देख लीजिए। आइए हम लोग दूसरा पढ़ते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब थी, तो 1556 से 1561 तक। ये 5 साल के लिए थी। प्रथम मतलब पंचवर्षीय योजना, ये योजनाएं मतलब 5 साल के लिए थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना जितनी थी 5 साल के लिए योजनाएं थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना चली 1956 से 1961 तक। इसका जो मॉडल था पीसी महालनोबिस मॉडल था। पीसी महालनोबिस मॉडल था। ये 2 लोग महान होते हैं, ऐसे आपको याद कर सकते हैं। मॉडल दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल था। इसका उद्देश्य जो था उद्योग एवं खनिज का था। मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ये था कि इसमें उद्योग और खनिज को बढ़ावा देना है। हम लोग तो कृषि पे कार्य कर भी चुके थे, लेकिन उसमें उतना बेनिफिट नहीं हुआ, मतलब हुआ लेकिन और भी हम लोग को उद्योग धंधे के कल कारखाने लगाने थे। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग धंधे को बढ़ावा दिया। इसका वृद्धि जो था लक्ष्य था 4.5% था, और इसको जो प्राप्त हुआ 4.2%। मतलब लगभग ये योजना संभव, मतलब वो कामयाब थी। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना लगभग सफल रही। और दूसरी पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था को जोर का धक्का देने का दृढ़ निश्चय किया गया, ताकि देश का उत्थान अवस्था में प्रवेश कर दे। मतलब जोर का धक्का देने का ये सब काम किया कि फिर से हम लोगों का पूंजी और अर्थव्यवस्था में सहयोग हो जाए। दूसरी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण को लक्ष्य बनाया गया, जिसमें के लिए भारी तथा मूल उद्योग विशेष बल दिया गया। औद्योगिकरण का मतलब यहाँ पे, और भारी तथा मूल उद्योग मतलब ये लौह इस्पात और कारखाने मिल ये सब लगाए गए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। इसका जो मुख्य कार्य था 3 लौह इस्पात कारखाने लगाए गए थे इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। कौन कौन से था इसको हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। पहला था भिलाई, दूसरा दुर्गापुर और तीसरा था राउरकेला। तो पहली पंचवर्षीय योजना पढ़े हम। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 मुख्य कार्य हुए, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। भिलाई जो छत्तीसगढ़ है, रूस की सहायता से बनाया गया था। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि 36 भलाई करो, मतलब छत्तीसगढ़ में 36 भलाई करो, भिलाई मतलब बहुत लोग रूस ही जाते हैं। इसको याद करने का ये तरीका मैंने अपनाया है। 36 भलाई करो लेकिन लोग रूस ही जाते हैं। मतलब लोग कितना हो भलाई करो, 1-2 लोग ऐसे रहते हैं कि रूस जाते हैं आपसे। तो इसको याद करने का तरीका है कि 36 भलाई करो फिर भी लोग रूस ही जाते हैं। दूसरा है दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, यूके, ब्रिटेन। तो इसको याद करते हैं आप, कैसे याद कर सकते हैं। तो यूके दुर्गापुर देखने जाते हुए पश्चिम बंगाल, मतलब आपको तो इतना पता होगा कि दुर्गा पूजा मतलब लगता है पश्चिम बंगाल बहुत धूमधाम से। दुर्गा पूजा वहाँ का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दुर्गापुर हो गया, दुर्गा पूजा से दुर्गापुर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, यूके। तो इसका जो ट्रिक मैंने बताया है कि यूके दुर्गा पूजा देखने जाते हुए पश्चिम बंगाल, यूके से हो जाएगा ब्रिटेन, दुर्गा पूजा देखने जाते हुए पश्चिम बंगाल। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और राउरकेला उड़ीसा इसरानी है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि राउरकेला जम गया उड़ीसा में। तो गांव के आदमी जो नहीं बोलते हैं कि अरे रौरा जो केला दिए थे वो जम गया था जर्मनी में, उड़ीसा में जम गया था, मतलब जर्मनी और उड़ीसा में। रउआ जो केला देले रहनी वो जम गई उड़ीसा में। इसको ऐसे याद कर सकते हैं भोजपुरी में। किसी भी तरह आप याद करते हैं, लेकिन ये समझ लिए कि तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आइए हम भी लोग आगे देखते हैं। आगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आगे है कि 1956 में खादी और ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ देगा खादी और ग्राम उद्योग की स्थापना कब की गई थी। तो 1956 में खादी और ग्राम उद्योग की स्थापना की गई थी, और इसका मुख्यालय जो था मुंबई था। और पेरम्बूर चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री भी बनाया गया था, जो चित्तरंजन लोकोमोटिव है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये बार बार पूछता है चित्तरंजन लोकोमोटिव, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय बनना था, समझ लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ये भी बढ़िया है। तो पेरुम्बल चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री एवं चित्तरंजन लोकोमोटिव पश्चिम बंगाल इस योजना की देन थी। मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना के अति महत्वाकांक्षी दूसरी परियोजना विदेशी मुद्रा के तीव्र अभाव के कारण, मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना में विदेशी मुद्रा हम लोगों का नहीं था, बहुत कमी थी। विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण
पूरी तरह लागू नहीं की जा सकी और इस योजना का आयोग को बहुत लक्ष्य काटने पड़े। मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी, इसमें सरकार ने बहुत से ऐसे काम सोच रहे थे, लेकिन विदेशी मुद्रा नहीं होने के कारण इसको समाप्त और काट दिया गया कि आगे ये काम नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिया गया है, एक भी तथ्य बाहर नहीं जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब आइए तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग जानते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना है 1961 से 1966। देखिए 5 साल अनवरत चल रहे लगातार। देखिए 66 में से 61 घटाएंगे तो 5 बचेगा, मतलब पंचवर्षीय, इसलिए इसका नाम है पंचवर्षीय योजना। 5 साल की थी। ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। अब इसको कैसे, ये बढ़िया है। सुख के लिए 3 चक्कर चलाता है, चलाओ, मतलब इसको अब याद करते हैं। सुख के लिए मतलब सुखमय 3 चक्कर चलाओ, आप ऐसे याद कर सकते हैं, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। इसका उद्देश्य था कृषि और उद्योग, मतलब तीसरी पंचवर्षीय योजना का ये उद्देश्य था, कृषि पर भी बल दिया जाएगा और उद्योग पर भी बल, कृषि के साथ साथ उद्योग धंधे पर भी बल दिया जाएगा। इसका वृद्धि जो था, वृद्धि लक्ष्य दर था 5.6% था तीसरी पंचवर्षीय योजना, और 2.4% प्राप्त हुआ, लेकिन बहुत ये योजना विफल रही। तीसरी पंचवर्षीय योजना मुख्यतः विफल हो गई। और इसका जो प्रमुख कार्य था 1964 में बोकारो जो है झारखंड में स्थित है, लौह इस्पात कारखाने स्थापित किए गए रूस के सहयोग से झारखंड में। इसको याद करने के भोजपुरी में बनाए हैं, बस कैसे याद करिएगा फ्रेंड, कोई भी त्रुटि क्षमा कीजिएगा। तो इसको याद करते हैं, बो मत कर नहीं तो झाड़ दे। भोजपुरी में मैं बनाया है, आपको लोगों को समझ में नहीं आएगा तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन किसी भी तरह आप इसको याद कर सकते हैं, अच्छा तरीका है। तो 1956 में बोकारो झारखंड और लौह इस्पात कारखाने की स्थापना का रूस के सहयोग से किया गया था बोकारो में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछता रहता है, ये ज़्यादा पूछता है कि किस देश के सहयोग से और कहाँ पे स्थापना किया गया था बोकारो का। तो ये रूस की सहायता से किया था झारखंड में। आइए हम लोग आगे देखते हैं। 1 जुलाई 1946 को IDBI की स्थापना की गई थी। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत थी। 1 जुलाई 1946 को IDBI की स्थापना की। IDBI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय जो है मुंबई है, और इसके MD जो हैं श्री जय कुमार S पिल्लई हैं, इसके MD देख लीजिएगा फ्रेंड्स। और 14 जनवरी 1956 को FCI की स्थापना की गई, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। IDBI देख लीजिए 1964 में 1 जुलाई, और FCI इसका 14 जनवरी 1965 को। इसका जो फुल फॉर्म है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय खाद्य निगम। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है, FCI का मुख्यालय नई दिल्ली। आइए फ्रेंड्स हम लोग अब आगे देखते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1956 में कृषि कीमत आयोग API की स्थापना की गई। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1956 कृषि कीमत आयोग API की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई। फिर इसका नाम परिवर्तन हो गया, 1985 में नाम परिवर्तन हो गया इसका API का, और उस समय उसका नाम रख दिया CACP, मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट प्राइस। इसका CACP रख दिया गया फिर इसका नाम। फिर MSP हुआ, फिर MSP से मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य। फिर इसको जो जारी करता है भारत सरकार जारी करती है MSP को, और वर्तमान में MSP 23 फसलों पर दिया जाता है। फ्रेंड्स इसको आप लोग देखिए, कहीं कहीं 22 है 24 है, लेकिन मैंने विकिपीडिया पे इसको सर्च किया तो 23 फसलों के लिए दिया जाता है। ये पूछ देगा कि जो गन्ना का भी मूल्य इसमें ऐड किया जाता है। वर्तमान में 23 फसलों पर MSP किया जाता है। पूछ देगा कितने फसलों के लिए MSP दिया जाता है, तो 23 फसलों के लिए। इसको एक बार देख लीजिएगा फ्रेंड्स, अलग अलग मैंने साइट पे देखा था, अलग अलग दिया, कोई किसी पे 22 दिया, किसी पे 24, किसी पे 23, तो लेकिन इसमें 23 मानेंगे। आइए फ्रेंड्स हम लोग आगे देखते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना का असफल होने का कारण इसमें देख लेते हैं, क्यों ये असफल हो गई तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसमें तीसरी पंचवर्षीय असफल होने का मुख्य कारण था कि भारत चीन युद्ध हुआ था। मतलब वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ 1961 से 1966 में, तो इसी के समय भारत चीन युद्ध हो गया। तो 1962 में भारत चीन हो गया। फिर भारत पाक युद्ध, मतलब 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया 1965 में। फिर ये तो 2 युद्ध हुआ भी था, लेकिन उसी टाइम में अकाल भी पड़ गया। अब प्राकृतिक भी महामारी दे दी, उसमें अकाल पड़ गया 1965 से 1966 में अकाल पड़ गया, भारी भूखमरी हो गया। अकाल मतलब सूखा पड़ गया, उस टाइम खाने पीने का कुछ नहीं था। प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम, उपाध्यक्ष DR गाडगिल थे। देखिए DR गाडगिल के यहाँ पे फोटो मैंने ले लिया है, आप लोग देख लीजिए। DR गाडगिल ऐसे ही थे, दिखते थे। तो जो उपाध्यक्ष DR गाडगिल थे तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय, और इस बुरे समय में जून 1966, अब देखिए बहुत बड़ा ये भी काम हो गया। 1966 में रुपया का अवमूल्यन हो गया। कितने % हो गया?
36.5% हो गया। रुपये का अवमूल्यन मतलब रुपया का मूल्य घट गया। समझ लें, हम लोगों का रुपया का 3 बार अवमूल्यन किया गया है, नहीं तो हम लोग डॉलर के समान रहते थे। तो जब दूसरे देश जोर देते थे कि हाँ मैं आप लोगों को ये दूंगा तो अपने रुपयों का मूल्य घटा दीजिए, तो उस टाइम मूल्य का अवमूल्यन किया गया था। मतलब उस टाइम 1966 में 36.5% मुद्रा घट गया हम लोगों का। आज हम लोग फिर आगे देखते हैं। इस योजना 1969 में नारिम समिति की सिफारिश के आधार पर लीड बैंक योजना की शुरुआत की गई। देखिए 1969 में नारिम समिति की सिफारिश पर, नारिम इसको देख लीजिएगा, नारिम समिति की सिफारिश के आधार पर लीड बैंक योजना की शुरुआत की गई। इसके अतिरिक्त कृषिगत संकट को रोकने और खाद्यान्न की कमी को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजना के दौरान कृषि क्षेत्र का जोर दिया गया। मतलब कृषि क्षेत्र पर तो पहले से भी जोर दिया, लेकिन इसमें भी जोर दिया। फिर नई कृषि नीति अपनाई गई। 1966 से 1967 के दौरान भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात किया गया और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज की कृषि हम लोगों का बहुत अच्छा होता है, उस बीज पे भी जोर दिया गया। उच्च गुणवत्ता वाले कृषि को विवरण, उर्वरक का बड़े पैमाने पर प्रयोग, सिंचाई क्षमता का विस्तार व भू संरक्षण आदि का विधियों पर विशेष जोर दिया गया। मतलब बीज पे भी जोर दिया गया और सिंचाई पे भी जोर दिया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये नोट के बारे में। औपचारिक रूप से हरित क्रांति प्रारंभ हुई। हरित क्रांति जब प्रारंभ हुई कि गेहूँ और चावल पर मुख्य रूप से कार्य किया गया, जब हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना इतना था, तीसरी पंचवर्षीय से रिलेटेड। इसमें आप याद कर सकते हैं कौन कौन से कार्य हुए थे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछता है। देखिए कार्य हुए थे ये IDBI, फिर FCI, फिर CSC, PMSP, कितने फसलों पर दिया जाता है। और इसके विफल होने का कारण चीन, भारत, पाक, चीन और अकाल पड़ गया था, इसलिए योजना पूरी तरह विफल हो गई। आइए फ्रेंड्स हम चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना है 1969 से 1974। 1969 से 1974 चौथी पंच मॉडल है, गाडगिल मॉडल पर आधारित है ये चौथी पंचवर्षीय योजना। उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य था आर्थिक विकास और आत्मनिर्भर मतलब लोग अपने पर आत्मनिर्भर हो जाएं। 14 जुलाई 1969 को 14 वाणिज्यिक बैंकों का इसका जो मुख्य कार्य इसमें जो हुए 19 जुलाई 1969 को 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट पूछ देगा कि इसरो की स्थापना कब की गई थी। तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई। 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ। फिर से 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना के समय भी हुआ। आइए हम लोग आगे देखते हैं इसमें मुख्य कार्य जो हुए थे। 18 मई 1974 को भारत द्वारा भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 18 मई 1974 को भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया था। उसका नाम जो था, किस नाम से, ये टैग लाइन था तो इस्माइल बुद्धा के नाम से ये था, इस्माइल बुद्धा। देखिए यहाँ पे इंदिरा गांधी अधिकारियों के साथ, और ये देखिए इस्माइल बुद्धा का परीक्षण हुआ है, पोखरण में हुआ था 18 मई 1974 को, 18 मई 1974 को हुआ था। और फिर 1970 में श्वेत क्रांति हुई थी, दूध से रिलेटेड श्वेत क्रांति, वर्गीज कुरियन 1970 में। और इसके जो जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। देखिए श्वेत क्रांति के जनक उसी समय हुआ था, चौथी पंचवर्षीय योजना के समय 1970 में। NDDB की स्थापना भी हो गई थी। NDDB दूध से रिलेटेड डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने इसके किए थे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड स्थापना, NDDB की फुल फॉर्म है ये वाला। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड स्थापना 1965 में हुआ था। इसके प्रधानमंत्री जो थे उस टाइम लाल बहादुर शास्त्री थे। NDDB जब स्थापना हुआ था, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना, तो प्रधानमंत्री जो थे लाल बहादुर शास्त्री थे। और हरित क्रांति में भारत के जो जनक थे MS स्वामीनाथन थे। फ्रेंड्स आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत अच्छा है। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। अब आइए पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। मतलब पाँचवीं पंचवर्षीय जो मॉडल, इसका मॉडल था पाँचवीं पंचवर्षीय 1974 से 1978 तक चली। 1974 से 1978 पाँचवीं पंचवर्षीय योजना था। इसका मॉडल जो था DP दर मॉडल पर आधारित है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता। गरीबी उन्मूलन मतलब गरीबी से निजात पाना, गरीबी को समाप्त करना और आत्मनिर्भर बनना। गरीबी की समाप्ति और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति इसका जो था उद्देश्य था। 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ हुआ गया। और गरीबी निवारण इसका उद्देश्य हो जाता गरीबी निवारण। RBI की स्थापना हुई, RRB की स्थापना हुई 2 अक्टूबर 1975 में। 18 मई 1974 को न्यूनतम आवश्यकता मूल्य
की शुरुआत हुई, ये भी पूछ दे कि न्यूनतम आवश्यकता मूल्य की शुरुआत कब हुई, तो 18 मई 1974 को न्यूनतम आवश्यकता मूल्य की शुरुआत हुई। समझ लीजिए कि लग रहा है इसमें टाइम थोड़ा देख लीजिए। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1969 तक, हमको लगता है 79 तक था, लेकिन सॉरी यहाँ पे 9 होगा, ये 8 की जगह पे 1974 से 1979 तक। लेकिन ये 4 साल की पंचवर्षीय योजना चली। पाँचवीं जो पंचवर्षीय योजना थी 4 साल चली, 1 साल कम हो गया, 78 तक पंचवर्षीय योजना चली थी, 4 साल। यहाँ पे 9 होगा, 1979 बना लीजिएगा आप इसको, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्रिंटिंग में। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग आगे देखते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में क्या क्या काम हुआ। इसके जो नोट है थोड़ा, गरीबी हटाओ का नारा इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। जो गरीबी हटाओ का नारा इसी पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, पंचवर्षीय योजना इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा। पूछ दे गए पाँचवीं किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तो आप जानते रहेंगे तो बता दें कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। 25 जून, देखिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, 25 जून 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। ये देखिए डेट भी पूछ देता है, आंतरिक गड़बड़ी के कारण राष्ट्रीय आपात कब लगाया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 25 जून को देख लीजिए। 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। और राष्ट्रपति जो थे उस टाइम फरुखुद्दीन अली थे जो राष्ट्रपति थे, और पीएम तो इंदिरा गांधी भी थी, इंदिरा गांधी। और 1977 में जनता पार्टी की सरकार बन गई, फिर मतलब चुनाव हुआ और उस टाइम इंदिरा गांधी हार गई और जनता पार्टी की सरकार बनी, 1977 में, सॉरी मैंने 74 शायद बोल दिया। और इसके जो पीएम हुए मोरारजी देसाई हुए 1977 में। प्रधानमंत्री जो थे इंदिरा गांधी हट गई और मोरारजी देसाई हुए जनता पार्टी की सरकार में। फिर 1978 में ये पाँचवीं योजना समाप्त कर दी गई, 1978 में समाप्त कर दी, यानी 4 साल में पंचवर्षीय योजना समाप्त की गई। यहाँ पे फ्रेंड्स बना लीजिएगा, मैंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे 9 रहेगा। 1974 से 1979 तक, लेकिन 1978 तक चली, 4 साल की पंचवर्षीय योजना चली और 1978 में ये पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गया, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुआ तो फिर 1980 में इसका चुनाव हुआ, और 1980 में जब चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बन गए। तो मोरारजी ने अनवरत योजना शुरू किया था, 2 वर्ष तक चली थी, 1978 से 1980 तक ये अनवरत योजना। पूछ देता है कि अनवरत योजना कब से कब शुरू चला, तो 2 वर्ष चला। अनवरत योजना से प्रतिपादक जो थे, अनवरत योजना के प्रतिपादक जो थे गुन्नार मॉडल पे आधारित था पाँचवीं अनवरत जो था। 1969 में ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई और 1999 में इसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल कर लिया गया। उस टाइम मतलब 1979 में युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई, लेकिन 1999 में इसको स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल कर लिया गया। फिर 1980 में पुनः से मतलब चुनाव हुआ और उस समय फिर से जीत गई इंदिरा गांधी। तो इसके बारे में हम लोग देखें, ये योजना 4 साल चली, इसको चलना था 1974 से 1979 तक, लेकिन ये 1978 तक चली, 4 साल चली ये वाला योजना। ये देख लीजिए, आंतरिक गड़बड़ी के कारण 25 जून 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। उस टाइम जो राष्ट्रपति थे, पूछ देता कि आंतरिक आपात जब लगा तो उस टाइम के राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली थे। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग फिर छठवीं पंचवर्षीय योजना पर चलते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना चलने से पहले फ्रेंड्स मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो नए लड़के हैं उनको आप मेरा क्लास सेंड कर सकते हैं, क्योंकि एक ही जगह इकट्ठा इतनी सारी बातें उन लोगों को नहीं मिल सकता है। और यहीं पे मेरे साथ जुड़े रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत अच्छे से टॉपिक में मैं लाऊंगा और बहुत इसको बनाने की मेहनत पड़ता है। कम से कम NCERT बुक 4-5 बुक मेरे पास हैं, जो अगर बुक नहीं भी रहती हैं तो मैं इधर उधर से कहीं से देख के सबसे इकट्ठा करता हूँ। इस पंचवर्षीय योजना के बारे में बहुत मेहनत मैंने की है फ्रेंड्स। आइए हम लोग छठवीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं। छठवीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम था 1980 से 1985 था। इसका जो टाइम था 1980 से 1985 छठवीं पंचवर्षीय योजना। पूछ देता है मॉडल आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। इसका मॉडल भी आगत निर्गत मॉडल पर आधारित। उद्देश्य गरीबी उन्मूलन रोजगारी वृद्धि, मतलब गरीबी को हटाना और रोजगार को वृद्धि देना, इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। छठी पंचवर्षीय योजना 15 अप्रैल 1980 से 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना के तहत शिरोमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई। जो नाबार्ड था 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। तो पूछ देगा किस कमेटी के द्वारा नाबार्ड की स्थापना की, कई बार पूछा गया है एक सवाल। तो इसमें देखिए मैंने इसको
हेडलाइट अंडरलाइन कर दिया है हेडलाइटर से कि शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। देखिए ये दुखद घटना है। 31 अक्टूबर 1884 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। फिर प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने, राजीव गांधी की भी हत्या कर दी जाती है। राजीव गांधी बने 1884 से 1889 तक। फिर 21 मई 1991 में हत्या कर दी गई उनकी, राजीव गांधी की। इनकी 21 मई 1991 में राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों की हत्या कर दी। तो इंदिरा गांधी की हत्या कर दी 31 अक्टूबर 1984, या राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी 21 मई 1991 में। आइए फ्रेंड्स हम लोग आगे देखते हैं। अब छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में यही था। उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन में रोजगार वृद्धि। फिर 15 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया इसमें, 6 बैंकों का 15 अप्रैल 1980 को। फिर इस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये पूछता है किस पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड की स्थापना की शिवरमन समिति के, इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी, राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी इसमें, छठी पंचवर्षीय योजना के तहत में। आइए हम लोग 7वीं पंचवर्षीय योजना देख। 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम है 1985 से 1990 तक। फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ ये पंचवर्षीय योजना मतलब 5 साल की पंचवर्षीय योजना है। तो हम लोगों का जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 4 साल चली थी। और ये 7वीं पंचवर्षीय योजना है। 7वीं पंचवर्षीय 1985 से 1990 तक। तो इसका जो मॉडल था रोजी रोटी और उत्पादकता का नारा दिया गया। इस 7वीं पंचवर्षीय योजना में था रोजी रोटी, मतलब काम करने के लिए हमको काम चाहिए और रोजी रोटी भी चाहिए। इसका ये मुख्य उद्देश्य था, मॉडल था, मतलब रोजी रोटी और उत्पादकता का नारा दिया गया। और जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी थे उस टाइम 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, और इसके उपाध्यक्ष मनमोहन सिंह थे। 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत उपाध्यक्ष जो थे वो मनमोहन सिंह थे और प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। और 1986 में डाक विभाग में स्पीड पोस्ट व्यवस्था शुरू हुई, मतलब डाक विभाग में उसी समय 1986 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई। जो इस टाइम स्पीड पोस्ट चल रहा है तो उसी टाइम हम लोग को शुरुआत किया गया था 1986 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। और 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई। पूछता है किस पंचवर्षीय योजना में सेबी की स्थापना की गई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही पूछता है ज़्यादातर। तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना किया। ये व्यापार नियंत्रण से रिलेटेड है। और इसमें जो एक्ट था जो सेबी बनाया गया था, एक्ट था 1992 एक्ट में। 1992 एक्ट के तहत सेबी की स्थापना की गई शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। सेबी मतलब शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है सेबी। तो देखिए इतने इसका जो अब एक बार और देखें, जो मॉडल था रोजी रोटी और उत्पादकता का नारा दिया गया। इस मॉडल पे पीएम राजीव गांधी थे, उपाध्यक्ष मनमोहन सिंह थे। और इसका स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई 1986 में। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई। जो एक्ट था 1992 के तहत और शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए सेबी की स्थापना की गई। 7वीं पंचवर्षीय योजना क्या है कि इंदिरा गांधी आवास योजना भी प्रारंभ किया। 1985 में इंदिरा गांधी आवास योजना प्रारंभ की गई। फिर 1989 में जवाहर योजना प्रारंभ की गई। फिर सितंबर 1989 में नेहरू रोजगार योजना शुरू किया गया 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। और 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद फिर अवकाश आ गया। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का डेट है 1985 से 1990। एक बार और देख लीजिएगा, यही पूछता है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। आइए हम लोग 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद फिर अवकाश आ गया, योजना अवकाश था 1990 से 1991 तक। 1990 से 1900 योजना अवकाश है। 1991 में नई आर्थिक नीति आई। 1991 में नई आर्थिक नीति क्या थी? एलपीजी मॉडल पर आधारित है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये एलपीजी मॉडल इसको बोलते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। 1991 में नई आर्थिक नीति आई। और फिर भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को मानते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय अर्थव्यवस्था का अग्रदूत किसको मानते हैं? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को मानते हैं। उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को मानते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग इतने सारे बातें देखें। 7वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं, 4वीं, 6वीं सब। आइए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। योजना अवकाश हमने यहाँ पे एक था, इसको भी देखा था। योजना अवकाश 1966 से 1969 तक योजना अवकाश, ये पहला योजना अवकाश है। फिर इसके बाद यहाँ पे दूसरा योजना अवकाश है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश फिर आ गया। आइए हम लोग देखिए योजना अवकाश। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग देखते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक, देखिए 5 साल की ये भी थी।
8वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास करना था, मानव संसाधन विकास, और जिसमें प्रमुख कार्य थे 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना शुरू किया गया। जो दोपहर का जो भोजन होता है कॉलेज स्कूलों में, उससे योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया। तब से योजना चलती आ रही है मिड डे मील योजना। तब मिड डे मील योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को किया गया था। और 1993 में पीएम जो थे रोजगार योजना भी शुरू किया गया था। 1993 में पीएम रोजगार योजना भी शुरू किया। 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना की गई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछ दिया कि WTO की स्थापना कब की थी, तो 1 जनवरी 1995 में 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की थी। 20 मार्च 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई। देखिए 20 मार्च 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई। फिर इसके परिणाम स्वरूप देश में सकल देशी उत्पाद GDP में उच्च वृद्धि दर दर्ज की गई थी। इसके फलस्वरूप नए उत्थान का अनुभव किया गया और साथ में प्रौद्योगिक पुनरुत्थान भी किया। मतलब 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत GDP में उच्च वृद्धि हुई, GDP में बहुत वृद्धि हुआ था और नए उत्थान का अनुभव किया गया। मतलब हम लोग का देश सब ऊपर आ गया था, मतलब कुछ पैसा वैसा हो गया। आइए हम लोग 9वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली। 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। ज़्यादातर हम लोग देख लिए इधर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था। अब 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग देखते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वृद्धि के साथ सामाजिक न्याय और सामान्य मतलब इसका जो उद्देश्य था वृद्धि के साथ सामाजिक न्याय करना था। प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। 9वीं पंचवर्षीय योजना के एकदम प्रमुख कार्य थे 1998 में KCC किसान क्रेडिट कार्ड योजना। 1998 से किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई। फिर 1999 फिर कारगिल युद्ध हो गया 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कारगिल। फिर ऑपरेशन विजय चलाया गया। कारगिल युद्ध जब हुआ था तो उसमें ऑपरेशन विजय चलाया गया था। 1 नवंबर 2002 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। 2002 नहीं है 2000 में। 1 नवंबर सन 2000 में सर्व शिक्षा अभियान ये पूछ देता है किस पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की थी 1 नवंबर सन 2000 में सर्व शिक्षा अभियान। और ये देखिए KCC पूछ देता है किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में इसकी स्थापना की गई थी, देख लीजिए। फिर 1999 से फिर सन 2000 स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना चालू किया। 2 मई 1998 दूसरी परमाणु परीक्षण किया गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया, तो 2 मई 1998 दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया। इसका जो नाम था टैगलाइन था शक्ति 98, पोखरण राजस्थान में किया गया था। इसका जो टैगलाइन था शक्ति 98, इसको देख लीजिए। 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इतने कार्य किए गए थे। KCC किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना की गई थी। कारगिल युद्ध हुआ था। कारगिल युद्ध जो हुआ था तो ऑपरेशन विजय चला गया था। फिर 1999 से सन 2000 स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना चला गया था। 1 नवंबर 2000 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया सर्व शिक्षा अभियान, ये बार बार पूछता रहता है। और दूसरा परमाणु परीक्षण भी किया गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना के 1998 में। आइए फ्रेंड्स हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग देखते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना सन 2002 से 2007 तक चली, 5 साल ये भी चली। 5वीं पंचवर्षीय योजना को याद करते रहिए, 4 साल चला था। फिर उद्देश्य 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या, सामाजिक न्याय एवं समता के साथ आर्थिक विकास। मतलब सामाजिक न्याय और समान साथ के साथ लोगों का आर्थिक विकास करना है, मतलब सब लोगों का विकास हो। तो इसका जो उद्देश्य यही था, सामाजिक न्याय एवं समता के साथ आर्थिक विकास। इसमें सबसे ज़्यादा सफल योजना रही 10वीं पंचवर्षीय योजना, सबसे ज़्यादा सफल योजना रही। ये प्रमुख कार्य था जो GDP में 8% की वृद्धि देखी गई 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। जैसे धीरे धीरे पंचवर्षीय योजना चली गई, धीरे धीरे चलती रही धीरे धीरे, तो हम लोग फिर धीरे धीरे बढ़ते गए आगे उसके हिसाब से। तो इसका जो प्रमुख कारण मतलब GDP में 8% वृद्धि की गई। गरीबी के अनुपात 2007 तक 5% कम कर दिया गया। और 2007 इसका जो लक्ष्य था 2007 तक 5% कम कर दिया गया। 2007 तक वनों का प्रतिशत 25% और 2012 तक वनों का प्रतिशत 33%। यानी किसी भी क्षेत्र के वन के भूभाग पे, मतलब किसी राज्य के क्षेत्र के जितने समतल भूमि चाहे कोई भी क्षेत्र है उसके 33% भाग पे वन्य रहना चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है, किसी भी भूभाग के 33% भाग पर केवल वन रहना चाहिए। 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार योजना, मतलब 2005 में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू किया जो मनरेगा था, फिर बाद में उसका नाम चेंज हो गया मनरेगा के नाम से। तो 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चालू हुआ।
10वीं पंचवर्षीय योजना के समय इतने जीडीपी में 8% वृद्धि हुई, गरीबी उन्मूलन 5% कम कर दिया। 2007 में वनों का प्रतिशत 25%, 2012 में 33%। आइए फिर इसमें 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई। फिर आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये ग्रामीण पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। ये ग्रामीण पंचवर्षीय योजना का जो टाइम था 2007 से 2012, ये भी 5 साल चली। इसको टाइम पे मैं इसलिए मुख्य ध्यान देता हूँ कि ये टाइम पूछता रहता है। 2007 से 2012 तक एक ग्रामीण पंचवर्षीय, इसका जो मुख्य उद्देश्य है तीव्र एवं आर्थिक समावेशी विकास। ये ग्रामीण पंचवर्षीय 12वीं पंचवर्षीय योजना में उतना ये नहीं है फ्रेंड्स। जो पंचवर्षीय योजना थी ना, 12वीं पंचवर्षीय योजना चली। फिर इसके बाद मोदी जी आए तो मोदी जी पंचवर्षीय योजना को हटा दिए और नीति आयोग की स्थापना कर दी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2007 से 2012 तक थी। इसका उद्देश्य तीव्र एवं आर्थिक समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देखिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम था 2012 से 2017 तक। 12वीं पंचवर्षीय ये अंतिम था, मतलब पंचवर्षीय योजना अंतिम था और इसको समाप्त कर दीजिए मोदी जी ने। फिर नीति आयोग लाए मोदी जी ये पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके। इसका जो लक्ष्य था 5वीं पंचवर्षीय योजना का तीव्र अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास, सतत विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना के नारा था कि अधिक तीव्र विकास हो एवं समावेशी और धारणीय विकास, सतत विकास हो। तो फ्रेंड्स इस तरह हम लोग देखें 12 पंचवर्षीय योजना के बारे में देखें। जितने सब पंचवर्षीय योजना देखते आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स एक मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना का डेट था उसको एक बार देख लीजिएगा। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना जो डेट है 1974 से 1979 तक था, लेकिन 1978 तक ये लिखा है। हालांकि ये 1978 तक ये 4 साल की पंचवर्षीय योजना चली थी, लेकिन इसको एक बार देख लीजिएगा 1974 से 1979 तक है। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने सब पंचवर्षीय योजना को पढ़े और कितने अच्छे हमने आप लोग के सामने फैक्ट रखा था। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, किसी भी एग्जाम में लीजिए, बिहार पुलिस चाहे किसी भी एग्जाम में आप ले सकते हैं। जीडी हो गया, ग्रुप डी। तो फ्रेंड्स अगर मेरी क्लास आप लोगों को और मेरा मेहनत लगा तो फ्रेंड्स अपने दोस्तों को भी बताइए मेरे क्लास के बारे में। और मैं कम से कम 3-4 बुक से इसको इंक्लूड करता हूँ, तब आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। फ्रेंड्स अगर कोई भी त्रुटि हो तो कृपया क्षमा कर दीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट भी कर दीजिएगा अगर मेरी क्लास आप लोगों को अच्छा लगे तो। फ्रेंड्स लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।